नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें कालक्रम संसम्मत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासो का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्त्वार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। मतलब अब तक की जो हमें जानकारी प्राप्त है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है वो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासो द्वारा किया गया, उन्होंने अपनी उस रचना में, अपने उस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है वह वर्ण क्रमानुसार किए हैं। और ये इसका जो प्रथम भाग वो 1839 ईस्वी में, और इसका जो द्वितीय भाग है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, और 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया। 1839 ईस्वी में प्रथम भाग, 1847 ईस्वी में द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ, लेकिन इस ग्रंथ की जो दूसरा संस्करण है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन और परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगिक प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। ये वर्ण के अनुसार इस ग्रंथ में, तासी जी के ग्रंथ में जो विवरण दिया गया है वो वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। तो यही बात है कि वर्ण क्रमानुसार विवरण जो प्रस्तुत करना और काल विभाजन एवं युगिक प्रवृत्तियों के विवेचन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए इसे इतिहास मानने में तो संकोच हो रहा है। लेकिन फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्रायः उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। यह बात तासी के प्रयास पर भी लागू होती है। अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियों व न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं। आगे तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तासी जी के बाद जो आगे है वो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित जो है वो शिव सिंह सरोज, जिसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कवियों के जन्म काल, रचना काल
आदि के संकेत भी दिए गए हैं, या दूसरी बात है कि वे संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। आगे सन 1888 में अभी हम लोगों ने देखा कि शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है वो 1883 में। अब आगे 1888 सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों पर आगे अलग अलग रूप में विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है वह परवर्ती इतिहासकारों के लिए भी पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है। क्या लिखा है देखिए, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूं और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गासा दत्तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं भ्रांत दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छता के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में तासी एवं शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमान, गोसाई चरित, हजारा काव्य संग्रह आदि सहस्त्र रचनाओं का उल्लेख करते 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ संकेत भी दिए हैं, जिससे उनकी तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है, जो किसी भी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि परवर्ती हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप में नहीं हो सका। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य की परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम गासा दत्तासी ने किया, जिनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडोई ए हिंदुस्तानी, और 1839 ईस्वी में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था और 1847 ईस्वी में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था, और साथ ही इसका द्वितीय संस्करण जो था वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और तासी जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो शिव सिंह सेंगर जी को जाता है, जिन्होंने ये शिव सिंह सरोज को लिखा, और इसके बाद 1888 में ग्रियर्सन जी ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन, ग्रियर्सन जी की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता
है। आगे अपनी दृष्टि और पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक काल के गौड़ कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल को मतलब हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ग्रियर्सन जी ने हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके परिवर्तित इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया है। वस्तुतः 19वीं सदी के अंतिम चरण में जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी न हुआ था, हिंदी भाषा एवं उनके काव्य की ऐसी स्पष्ट सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन के अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके और उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन का दाय था। आगे मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित जो मिस्र बंधु विनोद है, इसके प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का यत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक ओर तो इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस क्षेत्र में उन्हें पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता मिली है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का यत्न किया गया है। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियां भी बनाई गई हैं, किंतु काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धति का ही अनुसरण मिलता है। अतः आधुनिक समीक्षा की दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक न कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। परवर्ती इतिहासकारों के लिए भी यह आधार ग्रंथ रहा है। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे।